फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो पहला, इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन किए थे। 7वां क्वेश्चन है, समय के अनुसार आगम व्ययों की पहचान की जाती है। हमने लेखांकन मान्यता पढ़ी थी। अस्तित्व की संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय के स्वामी का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व होता है। तो इसका तो आय व्यय से तो नहीं है लेन देन, इसलिए क्या होगी, ये गलत है। तो हम क्या करते हैं कि गलत गलत को अलग निकाल देते हैं। लागत संकल्पना, लागत संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं उनका ऐतिहासिक लागत पर लेखा करना चाहिए। ऐतिहासिक लागत का मतलब संपत्तियों को क्रय करने का व्यय, उसको कार्यालय स्थल तक लाने का किराया भाड़ा, उसको लाने के लिए लगी कोई मजदूरी, लाने में लगा कोई टैक्स, और उस संपत्ति को स्थापित करने तक के व्यय संपत्ति की ऐतिहासिक लागत कहलाती है। तो ये भी आगम और व्यय से संबंध नहीं रखती। सारता की संकल्पना, सारता की संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय में उन्हीं लेन देनों को कीजिए जो काफी महत्वपूर्ण है। छोटे मोटे खर्चे हैं उनको अलग से नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनको सैंड्री एक्सपेंसेस में विविध व्ययों के रूप में दिखा देना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था एक स्टेपलर का। स्टेपलर वैसे तो क्या है, उसका उपयोग है 1 साल से अधिक लंबे समय का है, लेकिन उसका मूल्य बहुत कम होने के कारण हम उसको स्टेशनरी या सैंड्री एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं। और वैसे संपत्ति के रूप में दिखाते तो आप उसको असेट्स दिखाते, हर साल डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन उसका मूल्य बहुत कम होने के कारण उसको स्थायी संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जाता। तो ये लागत भी गलत है, सारता भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या बच गया, इनमें से कोई नहीं। तो फिर कौन सी संकल्पना याद करो आप, मिलान की संकल्पना पढ़ी थी क्या। मिलान की संकल्पना में क्या था कि व्यवसाय में संबंधित आय और व्ययों का मिलान होना चाहिए। संबंधित व्ययों का भुगतान संबंधित वर्ष की आय से किया जाना चाहिए। वो संकल्पना थी, इन चारों में से है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, विक्रय के समय ही आमद की मान्यता दी जाती है। आपको बताया था उपार्जन संकल्पना, याद है क्या। वो उपार्जन संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय में जिस दिन आपने आय कमा ली है, चाहे वो नगद में प्राप्त नहीं हुई हो, उसी दिन उसे हमें अपनी आय मानकर लेखा करना चाहिए। उसका भुगतान चाहे पहले हो गया हो, चाहे भविष्य में हुआ हो, और चाहे आय के समय हुआ हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहा है विक्रय को आमद मान लेते हैं। लागत मान्यता संकल्पना में नहीं। लागत मान्यता क्या कहती है कि संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पे दिखाओ। अस्तित्व संकल्पना क्या कहती है कि स्वामी का अस्तित्व उसके व्यवसाय से पृथक होता है, तो विक्रय संबंध नहीं है इसका, तो ये आंसर भी नहीं है। आगम मान्यता संकल्पना ये है। आगम मान्यता संकल्पना क्या कहती है कि जिस दिन आपने आय कमाई है उसी दिन उसे आय मानकर अपनी पुस्तकों में लेखा कर लो, चाहे उसका भुगतान नगद के रूप में कभी आया हो। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही होगा। आगे चौथे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही आंसर मिल गया। तो जिस प्रणाली में एक खाते को नाम और दूसरे को जमा किया जाता है, तो आपने मैंने लेखांकन की प्रणालियां बताई थी, पूर्ण लेखा विधि, इकारा लेखा विधि, दोहरा लेखा विधि और भारतीय बहीखाता लेखा विधि। ठीक है, ये पढ़ी थी। तो ये कह रहा है जिस प्रणाली में एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है, कौन सी है वो, दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली का नाम क्या है, द्विअंकन प्रणाली, द्विअंकन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, लेखांकन के किस आधार में आय को आय तभी माना जाता है जब नगद प्राप्त हो गई।
तो लेखांकन के मैंने आपको दो आधार बताए थे, एक तो था रोकड़ आधार और दूसरा था उपार्जन आधार। लेखांकन के आधार कौन से बताए थे? दो, एक रोकड़ आधार और एक उपार्जन आधार। रोकड़ आधार में क्या होता है कि जिस दिन आपको कैश प्राप्त होता है उस दिन उसे आय मानकर लेखा करो, जिस दिन कैश का भुगतान होता है उस दिन आप उसको व्यय मानकर लेखा करो। लेकिन उपार्जन क्या कहती है कि जिस दिन आय प्राप्त हुई हो, भले ही उसका जिस दिन आपने आय कमा ली हो, भले ही वो नगद में प्राप्त नहीं हुई हो, उसको हम आय मान लेंगे। ठीक है, तो ये है लेखांकन के किस आधार में आय को तभी माना जाता है? कौन सा आधार है? रोकड़ आधार में। रोकड़ आधार में आय तब मानी जाती है जिस दिन वो नगद प्राप्त होती है। लेखांकन प्रक्रिया, अब लेखांकन प्रक्रिया के स्टेप्स देखो। सबसे पहले क्या करते हैं? व्यवसायिक लेन देन की पहचान करते हैं कि ये व्यवसायिक लेन देन है या नहीं, मुद्रा के रूप में इसका मूल्य है या नहीं, होता है ना। सबसे पहले होती है पहचान, पहचान के बाद उसका होता है लेखांकन, यानी लेखा करना। ठीक है, सबसे पहले पहचान होती है, फिर उसका लेखा किया जाता है। लेखा करने के बाद आप उन लेखों से लेजर के अंदर पोस्टिंग करते, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। कौन कौन से? सबसे पहले पहचान होता है और पहचान के बाद हमारी जर्नल के अंदर जर्नल एंट्रियां की जाती है जिसको बोलते हैं लेखा करना। उसके बाद जर्नल के बाद लेजर बनाई जाती है जिसमें अलग अलग खातों में वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा स्टेप वर्गीकरण का होता है। चौथा हम संक्षिप्तीकरण करते हैं। संक्षिप्तीकरण में ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। उसके बाद होता है सारांश लेखन, समरी जिसे बोलते हैं। सारांश लेखन के बाद होता है निर्वचन, विश्लेषण होता है, सॉरी क्या होता है? विश्लेषण। उसके बाद होता है निर्वचन। तो आपके पास लेखांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले पहचान आता है। तो पहचान एक तो इसमें है शुरू में और एक इसमें है शुरू में। इसमें प्रविष्टिकरण है ही नहीं, संक्षिप्तीकरण है नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम पहचान करना होता है। तो पहचान इन दोनों में है, इन दोनों में देखना है कौन सा सही है। पहचान करने के बाद प्रविष्टिकरण यानी लेजर में पोस्टिंग करते हैं, सही है। जर्नल में पोस्टिंग करते हैं ना, जर्नल में तो प्रविष्टि की जाती है। इसमें कह रहा है प्रविष्टि की जाती है, ये दूसरा स्टेप भी सही है। प्रविष्टि के बाद होता है वर्गीकरण, यानी लेजर में अलग अलग खातों में खतौनी करना, लेजर पोस्टिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ एंट्री की जाती है, यहाँ लेजर पोस्टिंग। तो तीसरा भी वर्गीकरण। यहाँ तीसरे में क्या कर रहा है? संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण तो क्या है? वर्गीकरण के बाद का काम है, ठीक है। और चौथा संक्षिप्तीकरण है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला, इसका ए ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन, निम्न सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं। देखो, लेखांकन की आधारभूत मान्यता 3 है, ध्यान रखना। आधारभूत मान्यता नंबर 1 तो है सततता। पहली मान्यता क्या है? सततता, ठीक है। फिर है व्यवसायिक सत्ता, पहली सततता, दूसरी व्यवसायिक सत्ता और तीसरी है उपार्जन। उपार्जन तीसरी क्या है? तो ध्यान रखना, लेखांकन की आधारभूत मान्यताओं की बात करें ना तो आधारभूत मान्यता 3 ही है, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं निम्न सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय, अब किसको छोड़कर? ये है ना व्यवसायिक सत्ता, ये नहीं होती, सुदृढ़ संस्थान होता है, सुदृढ़ संस्थान होता है, ठीक है। तो लेखांकन की आधारभूत मान्यता कितनी है? 3। व्यवसायिक सत्ता की लेखांकन की आधारभूत मान्यता नहीं है, ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। बाकी सत्ता की
मान्यता, सुदृढ़ संस्थान मान्यता, रूपार्जन मान्यता, 3 आधार होते हैं। मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी का एक उदाहरण है। अब देखो, स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है, 3 प्रकार से पूंजी ला सकता है। एक तो लाता है वो रोकड़ के रूप में यानी कैश, एक ला सकता है व्यवसाय में एसेट्स, एक ला सकता है व्यवसाय में स्टॉक। स्वामी व्यवसाय में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार से कर सकता है? 3 प्रकार से, कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में और स्टॉक के रूप में। और ये तीनों ही क्या है? एसेट्स है। तीनों ही क्या है? एसेट्स। और तीनों ही एसेट्स हैं, तो व्यवसाय में स्वामी जब पूंजी लाएगा तो एसेट्स बढ़ेगी, कन्फर्म है ना? एसेट्स में क्या होगी? वृद्धि होगी। और आपको पता है पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार स्वामी के द्वारा लगाई गई पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व होता है। क्यों? क्योंकि स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय से पृथक होता है। तो जितनी पूंजी लाएगा वो तो असेट्स के रूप में लिखी गई, कैश, असेट्स या स्टॉक के रूप में। और दूसरी तरफ कैपिटल के नाम से दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा? तो क्या फर्क पड़ा इससे? हमारी एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज हुई है, और कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। तो हमारी लायबिलिटीज में भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। एंट्री करते हैं क्या करते हैं? कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, तो कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। तो इस लेन देन से क्या होगा? संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में भी वृद्धि, दोनों में वृद्धि होती है। ये आंसर इसका सही है। तो आशा करता हूं ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, बड़े महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए। आप इनको ध्यान से पढ़ना, बार बार अभ्यास करना। और ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि उनको भी इस ऑनलाइन क्लास का फायदा मिल सके। थैंक यू।